सोचिए एक देश की जिसे अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए बाहर से मजदूर चाहिए, लेकिन उसी देश की जनता को बाहर वाले बर्दाश्त नहीं। ये कहानी है यूनाइटेड किंगडम की। 1950s के बाद से ब्रिटेन एक अजीब दुविधा में फंसा हुआ है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेम्स हॉलीफील्ड फिलिप एल मार्टिन ने इसे अपनी बुक कंट्रोलिंग इमिग्रेशन में लिबरल पैराडॉक्स का नाम दिया है। यानी मार्केट को ओपन रखना है ताकि बिजनेस फले फूले, लेकिन साथ ही बॉर्डर्स को क्लोज रखना है ताकि समाज में कोई बदलाव ना आए। सरकार कभी दरवाजे खोलती है तो कभी कसकर बंद कर देती है। नतीजा कन्फ्यूजन, गुस्सा और एक ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम जो आज तक फेल होता आ रहा है। ब्रिटेन की जो करंट इमिग्रेशन डिबेट है उसकी जड़ें वर्ल्ड वॉर II के बाद से जुड़ी हैं। 1948 में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट नामक एक बिल पास करती है, और इस बिल को पास करने का कारण ये था कि ब्रिटिश एम्पायर टूट रहा था और ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया रास्ता निकाला यह तय करने के लिए कि कौन ब्रिटिश सिटीजन कहलाएगा। इस लॉ के तहत वो लोग जो ब्रिटेन या उसकी फॉर्मर कॉलोनियों यानी जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था उनमें पैदा होते हैं तो वे ब्रिटेन का नागरिक बन सकते हैं। इन लोगों को सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड कॉलोनीज कहा गया, और इस लॉ के थ्रू कॉमनवेल्थ देशों के लोग यूनाइटेड किंगडम में आकर काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटेन काफ़ी वीक हो चुका था और देश को फिर से रिबिल्ड करने के लिए उसको वर्कर्स की नीड थी, और इसके लिए उसने अपनी कॉलोनीज और फॉर्मर कॉलोनीज जैसे कैरेबियन आइलैंड, साउथ एशिया और अफ्रीका से लोगों को अपने देश इनवाइट किया ताकि वो आकर काम करें और देश को फिर से बनाने में हेल्प करें। विडंबना देखिए कि जिस देश ने अपनी कॉलोनीज पर राज किया वहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया, मारा, और आज वही देश उन लोगों को अपने देश बुलाता है ताकि वे लोग उनके देश को फिर से मजबूत कर सकें। 1948 में कैरेबियन वर्कर्स की पहली ग्रुप ब्रिटेन की HMT एम्पायर विंड रश नामक शिप से उतरती है। यही वर्कर्स आगे चलकर विंड रश जनरेशन के नाम से जानी जाती है। ये यूके सिर्फ वर्कर्स की कमी को भरने आए थे और ये इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं थे। इनके पास लीगल राइट्स थे, और यहाँ तक कि कुछ हफ्तों बाद उनके यूके सिटीजनशिप को एक लॉ द्वारा कंफर्म किया गया। लेकिन इसके बाद से समस्याएं शुरू हो गई। भले ही कानून के द्वारा लोग ब्रिटेन आ सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि देश पूरी तरह तैयार नहीं था। ना तो पर्याप्त घर थे, ना तो ज़्यादा जॉब्स थे, और ना ही ज़्यादा पब्लिक सर्विस थी, और यहाँ तक कि लोकल्स ने भी इमिग्रेंट्स को ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया। 1950s के दशक के अंत तक सरकार ने अपनी ओपन डोर वाली पॉलिसी पर गर्व करना बंद कर दिया और इसे एक समस्या के रूप में देखने लगी। इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट रेसिज्म काफ़ी बढ़ गया, और 1958 का नॉटिंग हिल दंगे ने यह दिखाया कि हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है और अब ब्रिटेन दो विचारों में फंस गया। ब्रिटेन ने वादा किया था कि सभी कॉमनवेल्थ देश के लोग बराबर हैं, और दूसरी तरफ रियलिटी ये थी कि ब्रिटेन के लोग अलग नस्लों के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के कारण गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को लिमिट में लाने के लिए पहला लॉ इंट्रोड्यूस किया और 1962 में कॉमनवेल्थ इमिग्रेंट्स एक्ट नामक पहला एक्ट पास किया। इस लॉ को रेसिज्म और बढ़ते इमिग्रेशन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस लॉ ने कॉमनवेल्थ देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी। रोक उन कॉमनवेल्थ सिटीजन पर लगी जो यूनाइटेड किंगडम और उसके कॉलोनीज के सिटीजन्स नहीं थे, और खासकर उन लोगों को रोका गया जो पुराने ब्रिटिश इलाकों से थे और जिनका पासपोर्ट सीधे ब्रिटेन से नहीं बल्कि किसी ब्रिटिश कॉलोनी से बना था। फिर 1968 में एक और कॉमनवेल्थ इमिग्रेंट्स एक्ट को पास किया जाता है, जिसके तहत केन्या और युगांडा जैसे देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगाया गया, और साथ ही साथ सभी यूनाइटेड किंगडम और उसकी कॉलोनीज के नागरिकों पर रोक लगाया। और इसने एक नया सिस्टम बनाया। आप बिना रोक टोक तभी आ सकते हैं जब आपके माता पिता या दादा दादी ब्रिटेन में पैदा हुए हों या वहाँ के पक्के नागरिक हों। जिनका परिवार यूके से था, मोस्टली वाइट लोग आराम से यूके आ सकते थे। यूके की फॉर्मर कॉलोनियों से ब्लैक और एशियन लोगों को आने पर रोक लगा दिया गया। फिर 1971 में एक और इमिग्रेशन एक्ट लाया गया जो 1973 में लागू हुआ, और इस एक्ट में 1960 के दोनों इमिग्रेशन कानूनों को मिलाकर एक बड़ा इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के लोगों को जॉब के मामले में मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट को हटा दिया गया। उसके बजाय पैट्रियलिटी नामक एक विचार को प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में राइट ऑफ एबोर्ड कहा गया, जिसका मतलब था कि लोग जिनका परिवार पहले से यूके में रह रहा है वो यहाँ आकर रह सकता है, और जिनका कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है और बाकी सभी लोग जो नॉन पैट्रियल थे उनको यूके में रहने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, चाहे वो उस समय कानूनी रूप से ब्रिटिश और उसकी कॉलोनीज के नागरिक ही क्यों ना हो। 1971 के इमिग्रेशन एक्ट का मेन गोल ये था कि न्यू कॉमनवेल्थ देशों से आने वाले नए वर्कर्स पर यूके आने पर रोक लगाना।
1973 के बाद से कॉमनवेल्थ देशों से माइग्रेशन काफ़ी लिमिटेड हो गया था और सिर्फ वही लोग आते थे जिनका यूके में पहले से परिवार वाले लोग रहते थे, और साथ ही साथ वर्क परमिट्स के द्वारा कुछ और लोग भी आते थे। इस एक्ट के द्वारा उस समय के यूके के होम सेक्रेटरी रेजिनाल्ड मॉडलिंग को ये पावर दी गई कि कोई भी व्यक्ति अगर यूके में इलीगली एंटर करता है तो उसको वो डिपोर्ट कर सकते हैं, और यही पावर्स आगे चलकर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पॉलिसी की नींव बना। फिर 1981 में ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा पुराने नागरिकता वाले सिस्टम को बदलकर नया और बेहतर बनाया गया। इस कानून के पहले कई लोगों को सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड कॉलोनीज कहा जाता था, लेकिन उनमें से कई लोगों के यूके में कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी। तो इस कानून के द्वारा एक नई प्रकार की ब्रिटिश नागरिकता को बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति कितने करीब से यूके से कनेक्टेड है। 30 अक्टूबर 1981 को इस कानून को अप्रूव किया गया और 1 जनवरी 1983 से चालू हो गया। इस कानून ने 3 तरह की नागरिकता बनाई। पहला उनके लिए जिनका यूके में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दूसरे वे लोग जो ब्रिटिश की बाहर की टेरिटरीज से जुड़े हैं, और तीसरे वो लोग जो यूनाइटेड किंगडम और उसकी कॉलोनीज के नागरिक हैं, लेकिन वो पहले 2 क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी भी पुराने नागरिक से उसकी नागरिकता छीने नहीं, और इस कानून के द्वारा ये पक्का किया गया कि सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा कोई भी बिना देश का ना रहे। ब्रिटेन का 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे बाद में यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाने लगा, में ज्वाइन होने से कई बड़े बदलाव होने वाले थे। यूरोपियन यूनियन के रूल के मुताबिक कोई भी यूरोपियन देश का नागरिक यूके में बिना वीजा के रह सकता है और काम कर सकता है, लेकिन 90s तक ज़्यादा लोग यूके में नहीं आए। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने 2004 में ईस्टर्न यूरोपीय देशों को भी शामिल किया, तब कई लोग यूके आना शुरू करते हैं, और 2010 के दशक तक ब्रिटेन में हर साल यूरोपियन यूनियन देशों और नॉन यूरोपियन देशों से लाखों की संख्या में लोग आने लगे। 2000 के दशक तक दूसरे यूरोपियन देशों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण यूके में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। 1999 से 2003 के बीच बढ़ते इमिग्रेशन से लोगों में चिंता बढ़ गई। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी ने बढ़ते इमिग्रेशन का विरोध किया, और इसके द्वारा पार्टी ने काफ़ी सपोर्टर्स को अट्रैक्ट किया। लगभग 70% यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी के सपोर्टर्स का मानना था कि बढ़ता इमिग्रेशन यूके की सबसे बड़ी समस्या है, और वहीं 45% कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर्स और 25% लेबर पार्टी के वोटर्स का भी यही मानना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी के नेताओं ने लगातार बढ़ते इमिग्रेशन की बात की, और लोग भी इस बढ़ते इमिग्रेशन की समस्या से परेशान थे, जिससे लोगों ने इस पार्टी को अपना सपोर्ट दिया। 2016 में ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए रेफरेंडम कैंपेन चलाए जा रहे थे, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया, और इसका सबसे बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन, और इसी दौरान लोगों ने अपने बॉर्डर्स का कंट्रोल वापस लेने के लिए कहा। कुल मिलाकर ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के कारणों में इमिग्रेशन भी एक मुद्दा था। 52% ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए अपना वोट दिया, और वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा इसलिए नहीं होना चाहते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव हो, और जो इस कैंपेन के सपोर्टर्स थे उनका कहना यह था कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने का मतलब ये होगा कि ब्रिटेन अपने देश में आने वाले लोगों पर टाइट कंट्रोल रख सकेगा। जब यूके यूरोपियन यूनियन से जनवरी 2021 में बाहर हुआ, तब उसने अपने इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव किए और यूरोपियन यूनियन देशों से फ्री मूवमेंट खत्म कर दिया और एक नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम को शुरू किया। उसके बाद भी यूके में आने वाले लोगों की संख्या में कोई भी कमी नहीं हुई, लेकिन 2020 में कोविड के कारण हुए ट्रैवल बैन से इस संख्या में गिरावट देखने को मिला था, और ये कई डिकेड बाद ऐसा देखने को मिला जब नेट माइग्रेशन 1 लाख से नीचे आ गया। फिर कोविड के बाद जब आने जाने पर से रोक हटा, तब फिर से इमिग्रेशन की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। हैरानी की बात यह है कि 2022 और 2023 के दौरान लगभग 72,000 यूरोपीय नागरिक यूके छोड़कर चले गए थे, फिर भी कुल संख्या बढ़ गई। नेट माइग्रेशन का सबसे सिंपल रीजन ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग गैर यूरोपीय देशों से आने लगे। जून 2020 से जून 2023 तक नेट माइग्रेशन की संख्या 1,11,000 से 9,06,000 पहुंच गई थी, और उसी समय गैर यूरोपीय देशों से नेट माइग्रेशन 1,15,000 से 9,54,000 पहुंच गई थी। साथ ही साथ यूके ने 2023 में लगभग 3,37,000 वर्क वीज़ा दिया, जो कि 2022 के कंपैरिजन में 26% ज़्यादा थी, जिसमें 91% वीज़ा स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े थे। मई 2025 में लेबर पार्टी के नेता और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा कि उनकी सरकार इमिग्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव करेगी।
स्टारमर ने कहा कि यूके अपने सभी ओपन बॉर्डर्स को बंद करेगा और हर साल होने वाले नेट माइग्रेशन को 50,000 से 1 लाख तक कम करेगा और उन लोगों को फेवर किया जाएगा जो स्किलफुल हैं। और भी मुख्य बदलाव जैसे यूके की नागरिकता अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम यूके में 5 से 10 साल तक रहना पड़ेगा। हालांकि हाई स्किल या जरूरी नौकरियों वाले लोगों को जल्द मौका मिल सकता है। 2028 तक यूके फॉरेन केयर वर्कर्स को वीजा देना बंद कर देगा। जो लोग ऑलरेडी इस वीजा के थ्रू काम कर रहे हैं उनको कुछ समय तक रहने दिया जाएगा। फॉरेन वर्कर्स को जो कंपनियां काम पर रख रही हैं उनको सरकार को 32% से अधिक वीजा स्पॉन्सरशिप फीस के रूप में देना होगा। फॉरेन ग्रेजुएट्स जिनको पहले 2 साल रुकना और काम करना पड़ता था, अब उसको घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। साथ ही साथ सरकार अब उनके ट्यूशन फीस पर टैक्स बढ़ा सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट अब थोड़ा हार्ड होगा। अगर कोई अपने पति या पत्नी को यूके बुलाता है तो उसको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। लेबर पार्टी का कहना है कि ये बदलाव उन लोगों के लिए एक इनाम की तरह है जो देश को अपने स्किल्स से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और वीजा उन्हीं जॉब वालों को दिया जाएगा जिसकी यूके में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके विपरीत रिफॉर्म यूके पार्टी के मेन लीडर नाइजल फैराज इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी सख्त नज़रिया रखते हैं। उनका कहना यह है कि वो इमिग्रेंट से भरे बोट्स को रोकेंगे और जो लोग देश में इलीगली रह रहे हैं उनको इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स जैसे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जैसे कानूनों के द्वारा उनको डिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ उनके 5 ईयर प्लान के तहत वो उन लोगों को पकड़ेगी जो यूके में इलीगली रह रहे हैं और उनको अरेस्ट करेगी और फिर उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। रिफॉर्म यूके यूरोपियन ह्यूमन राइट्स को छोड़कर यूके ह्यूमन राइट्स के कानूनों को बदलना चाहती है, जिसके द्वारा वो उन लोगों को देश में शरण देने पर रोक लगाएगी जो इलीगली यूके एंटर करते हैं। रिफॉर्म यूके पार्टी दूसरे देशों से चीप वर्कर्स पर निर्भर होने के बजाय वो ब्रिटिश सिटीजन्स को पहले रखना चाहते हैं। उनका प्लान यह है कि वो परमानेंट रेसिडेंसी यानी इंडिफिनिट लीव टू रिमेन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और जिन्हें ये मिल चुका है उनसे वापस लेना चाहती है। इसके बजाय वो 5 साल का वीज़ा प्लान ऑफर करेगी जिसे रिन्यू भी करवाया जा सकता है, और ये उनके लिए ऑफर करेगी जिनकी अर्निंग हाई है, जिनको फ्लुएंट इंग्लिश आती है और जिनका बैकग्राउंड एकदम क्लीन हो, और साथ ही साथ फॉरेन वर्कर्स को कोई भी सरकारी लाभ अलाउ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर रिफॉर्म यूके इमिग्रेशन को देश के लिए एक बड़ा खतरा मानती है। पार्टी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा लोगों को देश में आने देना, वो भी बिना किसी नियम के, एक स्कैम और देश की सेफ्टी के लिए एक खतरा भी है। सर्वे ये बताते हैं कि ब्रिटेन में इमिग्रेशन लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों के अपने अपने ओपिनियंस है। एक सर्वे में 58% लोगों का ये मानना है कि देश में 3 सबसे बड़ी समस्याओं में इमिग्रेशन सबसे बड़ी है। 51% लोगों का मानना है कि इकोनॉमी सबसे बड़ी समस्या है। 29% हेल्थ केयर को मानते हैं और 22% बढ़ते क्राइम को मानते हैं। मई 2025 में इप्सोस द्वारा हुए एक और सर्वे में ये पाया गया कि 67% यानी 67% यूके के एडल्ट्स का मानना है कि देश में बाहरी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। 5% का ये मानना है कि आने वालों की संख्या काफ़ी कम है। 18% का कहना है कि नंबर्स ठीक ठाक हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म यूके इमिग्रेशन के मामलों में सबसे ट्रस्टेड है, जिसमें 37% लोग ये मानते हैं कि रिफॉर्म यूके इमिग्रेशन पॉलिसी को सही बनाएगी। 39% ये मानते हैं कि इंग्लिश चैनल से स्मॉल बोट से आने वाले लोगों पर रोक लगाएगी और 42% का मानना है कि इलीगली आने वाले लोगों को रोकेंगे। कुल मिलाकर स्टारमर की लेबर पार्टी अब इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी सख्त हो गई है ताकि वो मिडिल ग्राउंड वोटर्स यानी आम वोटरों को अपनी ओर खींच सकें। और वहीं दूसरी तरफ रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फैराज इमिग्रेशन को काफ़ी अलग तरह से पेश करते हैं। वे मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय संकट है और सिर्फ कड़े और सख्त रास्तों से ही इसका हल निकाला जा सकता है। हाल के सालों में छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन आने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जून 2025 में 49,341 लोग इस तरह पहुंचे हैं, जो कि ठीक उसके एक साल पहले के 27% ज़्यादा है। द माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी कहती है कि 2024 में 37,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, जो 2023 के मुकाबले 25% ज़्यादा है। मौसम के कारण नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आने वालों की संख्या बढ़ रही है और आज के समय छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन में इलीगली घुसना सबसे बड़ा तरीका बन चुका है। 2018 से 2024 के बीच लगभग 70% लोग जिन देशों से लोग आए थे वो हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अल्बानिया और इरिट्रिया। दिलचस्प बात यह है कि छोटी नावों से आने वाले लगभग 68% लोगों को यहाँ रहने की कानूनी अनुमति मिल जाती है। यह दर उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो किसी और तरीके से आकर शरण मांगते हैं। फिर जून 2025 तक सबसे ज़्यादा आने वाले देश के लोग थे अफगानी, जो कि 15% थे, इरिट्रियंस 14%, ईरानियंस 10%, सीरियंस 9% और सूडान से 9%, जिनमें
4 में से 3 लोग एडल्ट्स थे और लगभग 95% लोग जो छोटी नावों से यूके आते हैं वो सुरक्षा की मांग करते हैं। इन इलीगली क्रॉसिंग के चलते यूके और फ्रांस ने माइग्रेंट्स की अदला बदली करने का एक डील किया, यानी 1 इन 1 आउट। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इलीगली बाय बोट यूके एंटर करता है तो यूके फ्रांस से एक ऐसे व्यक्ति को लेगा उस इलीगल पर्सन के बदले जिसके पास यूके में रहने के लिए लीगल राइट्स हैं। ऑन पेपर इसका मतलब यही था कि कोई भी नाव से आएगा तो उसको सीधे फ्रांस भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। 2026 की शुरुआत तक लगभग 100 लोगों की अदला बदली की गई, जो कि एक दिन में बोट से आने वाले लोगों की संख्या से बहुत कम था। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया था उनका कहना है कि वो अनसेफ फील कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि अगर ये डील इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाता है तो इस डील को पॉज करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड की जनसंख्या को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। सच जानने के लिए हमें भावनाओं के बजाय फैक्ट्स और डेटा पर भरोसा करना चाहिए। तो 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंग्लैंड और वेल्स में 3.9 मिलियन मुस्लिम की पॉपुलेशन थी, जो यूके की कुल पॉपुलेशन का 6.5% है, और यही 2011 में इसकी संख्या 2.7 मिलियन थी, यानी लगभग 5%। तो पिछले 10 सालों में ये नंबर्स 1.2 मिलियन यानी 12 लाख की बढ़ोतरी हुई है, यानी 44% का राइज। इस दौरान 2011 से 2021 के बीच क्रिश्चियंस की संख्या 59.3% से 46.2% हो गई है। अकेले लंदन की बात करें तो मुस्लिमों की संख्या करीब 15% है, जो कि नेशनल एवरेज से 2 गुना है। बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और लंदन के कुछ एरिया जैसे टावर हैमलेट्स और न्यूहैम में बड़ी मुस्लिमों की आबादी रहती है, जिसमें 40% देश की मुस्लिम आबादी 20% देश के गरीब इलाकों में रहती है। तो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिमों की आबादी यूके में 6% है, लेकिन उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं ज़्यादा इमिग्रेशन और बर्थ रेट की वजह से। और साथ ही साथ यूके में मुस्लिम मेजॉरिटी देशों जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोगों का आना, अगर ऐसे ही माइग्रेशन होता रहा तो 2050 तक यूके में मुस्लिम आबादी लगभग 17% तक हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, कीर स्टारमर की लेबर पार्टी अब सख्ती का रास्ता अपना रही है और रिफॉर्म यूके तो इसे राष्ट्रीय संकट मानकर और भी कड़े कदमों की मांग कर रहा है। सच्चाई यह है कि ब्रिटेन अभी भी अपनी पुरानी पहचान और नई ज़रूरतों के बीच फंसा हुआ है। क्या ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को बिना इमिग्रेशन के बचा पाएगा, या फिर से सख्त नियम सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा बनकर रह जाएंगे?